Hello students, welcome. Today we are going to learn about genetics. तो जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज। जेनेटिक्स क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है, पहले उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो जेनेटिक्स क्या है, सबसे पहले उस पे जाने से पहले हमें एक क्वेश्चन पे चलना होगा। और क्वेश्चन क्या है कि हम सब के दिमाग में ये सोच आती रहती है कि भाई जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो उसी टाइप का ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस करता है, तो ये इंफॉर्मेशन कहां स्टोर रहती है और कैसे ट्रांसमिट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जेनेटिक्स के अंदर लग करता है। जेनेटिक्स हमें बताता है कि जो ये इंफॉर्मेशन रहती है वो सेल्स के अंदर रहती है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जो है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। अब देखते हैं पहले जेनेटिक्स होता क्या है। जेनेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जेनेसिस से निकला जेनेटिक्स, और इसीलिए जेनेटिक्स का मतलब भी है कि अपने ही टाइप के जब कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है तो उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स है स्टडी हेरिडिटी और वेरिएशंस की। दो चीजों की स्टडी है जेनेटिक्स, हेरिडिटी ओके। हेरिडिटी और वेरिएशंस को समझने के लिए इनके मीनिंग समझने पड़ेंगे। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं उसको कहते हैं हेरिडिटी। और नेक्स्ट पे है वेरिएशन। आपने देखा होगा कि जनरली आप ये तो देखते हो कि एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर देखा जाए एक एलिफेंट से जो जब रिप्रोड्यूस करेगा तो उससे एलिफेंट ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो पेरेंट्स की शक्ल बच्चे से नहीं मिलती, थोड़ा सा डिफरेंस होता है या बहुत सारा डिफरेंस होता है। कभी कभी अगर ट्विंस हो तो उनकी बिल्कुल एक जैसी शक्ल होती है। तो उस चीज में जो आपने देखा होगा कि पेरेंट्स क्यों अपने टाइप के बच्चे बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करते, तो वो किसकी वजह से होता है? वो वेरिएशंस की वजह से होता है। तो सबसे पहले हेरिडिटी और वेरिएशन पे जाने से पहले हमें एक साइंटिस्ट के बारे में जानना होगा जिसका नाम था ग्रिगोर मेंडल। ग्रिगोर मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर जो है एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था? इसने पी प्लांट्स के कंट्रास्टिंग वैरायटीज को लिया। जैसे करके कोई एक करेक्टर का मतलब है कोई खासियत। जैसे करके अगर प्लांट की हाइट ले लेते हैं, उसने भी प्लांट की हाइट लिया। इस एक करेक्टर को, प्लांट की हाइट को हम क्या कहते हैं? करेक्टर कहते हैं। और इस करेक्टर के इसने अपोजिंग ट्रेट्स लिए। अपोजिंग ट्रेट्स का मतलब है हाइट दो टाइप की हो सकती है, या लंबी हो सकती है या छोटी हो सकती है। ठीक है, तो इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी कहा जाता है। इस एक कैरेक्टर के इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उसने क्या कहा? फैक्टर्स कहा। ठीक है, अब जो कैरेक्टर्स उसने लिए वो 7 कैरेक्टर्स थे। कितने कैरेक्टर्स थे? 7 कैरेक्टर्स थे। और वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले था प्लांट की हाइट, दूसरे नंबर पे था फ्लावर कलर, तीसरे नंबर था फ्लावर पोजीशन, चौथे नंबर पे था पॉड शेप, पांचवें था पॉड कलर, छठे नंबर पे था सीड शेप, और लास्ट वाला था सीड कलर। ओके, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको मेंडल ने चूज किया।
और इन सारे कैरेक्टर्स को उसने दोनों के जो है कंट्रास्टिंग फीचर्स लिए, मतलब हाइट में शॉर्ट लॉन्ग, फ्लावर कलर में फ्लावर कलर में देखा जाएगा पिंक और व्हाइट, दो कलर के फ्लावर। इसके अलावा जो है फ्लावर पोजीशन में देखा जाए कि फ्लावर कहां एग्जिस्ट करता है, क्या वो टर्मिनल पे करता है या एक्सियल पे। एक्सियल हो गया साइड पे क्या ग्रो कर रहा है फ्लावर, या ऊपर जो है टॉप पे ग्रो करता है। तो वो जो है, इसके बाद जो है पॉड शेप, पॉड फली को कहा जाता है। फली की कैसी शेप है, क्या वो फली जो है वो बिल्कुल राउंड थी या कंस्ट्रिक्टेड थी फली। तो इस चीज को जो है मेंडल ने लिया। उसके बाद पॉड कलर, पॉड का क्या कलर था, ग्रीन था या येलो था। उसके बाद सीड कलर येलो था या ग्रीन था। ठीक है, अब इसने क्या किया, इनकी प्योर वैरायटीज ली। प्योर वैरायटीज का क्या मतलब है, प्योर वैरायटीज का मतलब है कि अगर जो है प्लांट हाइट जो ली, तो प्लांट सारे जो जितने भी प्लांट्स थे वो हाइट उनको जो लगातार उसने ग्रो किया, जब उनकी कंटिन्यू जो है हर जनरेशन में लंबी हाइट आने लगी, तो उसको कहते हैं प्योर वैरायटीज। ओके, उस प्योर वैरायटीज को लिया। प्योर वैरायटीज को लेने के बाद उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्रॉसिंग की, जिसको हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। मतलब सपोज करो अगर टाल था, टाल प्लांट को इसने ड्वार्फ के साथ जो है क्रॉस किया। इसी तरीके से जो है फ्लावर का कलर जो था, इसने पिंक को जो है व्हाइट के साथ जो है क्रॉस किया। ओके, इसी तरीके से पॉड शेप जो था, कंस्ट्रक्टेड पॉड वाले जो सीड्स थे उसको उससे जो उसके जो फ्लावर्स थे उनको क्रॉस किया उसने, किसके साथ, राउंड शेप की जो पॉड थी उसके साथ। तो सबसे पहले ये क्रॉस करने का मतलब क्या है, क्रॉस करने का मतलब है, आपने पहले चैप्टर में पॉलिनेशन पढ़ा। पॉलिनेशन के अंदर क्या हुआ, आपने देखा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाता है तो उसको कहते हैं पॉलिनेशन। दो टाइप की होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या रहता है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक ही प्लांट के अंदर जो है मेल और फीमेल जो गैमेट्स जो है फ्यूज होते हैं। मतलब एक ही प्लांट के एंथर से उसी प्लांट के जो स्टिग्मा पे अगर जाके जो पोलन ग्रेन जाए तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन उसने सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए क्या किया, उसने क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो चीजें हो सकती हैं, एक या तो आप स्टिग्मा के ऊपर जो है बैग डाल दो ताकि अपने फ्लावर का प्लांट नहीं आए, दूसरा या तो उसके जो है एंथर्स काट दो। ठीक है, इसको इमैस्कुलेशन कहते हैं और इसको बैगिंग का प्रोसेस कहते हैं। इमैस्कुलेशन में एंथर काट दिया जाता है और बैगिंग के प्रोसेस में जो है स्टिग्मा के ऊपर जो है एक बैग डाल दिया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो इसने क्या किया, इन दो अपोजिट प्लांट्स को यहां इसका एंथर काट दिया, तो इसका जो है इस वाले का एंथर से जो पोलन ग्रेन उठा के आर्टिफिशियली इसके ऊपर जो है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का काम किया इसने। जब इसने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इन प्लांट से जो सीड्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है, क्रॉसिंग के बाद जो सीड्स प्रोड्यूस हुए उसको उसने ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद जो नए प्लांट्स उगे उसको कहा उसने फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, पहली फिलियल जनरेशन का मतलब है जब क्रॉसिंग के बाद जो है पहले टाइप के प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उसने क्या देखा कि उसने किया था प्योर टाल। सपोज करो एक कैरेक्टर लेते हैं, पहले हम एक कैरेक्टर में क्या लिया हमने, हाइट ले ली। हाइट में हमारे पास दो अपोजिट फैक्टर थे, उसने क्या काम किया, टाल के लिए हम रख लेते हैं कि बड़ा टीटी 2, ठीक है, ड्वार्फ के लिए हम रख लेते हैं छोटा टीटी। तो यहां पे उसने क्या किया, उसने इन दोनों को जो है आपस में सेल्फ पॉलिनेट नहीं होने दिया, क्रॉस पॉलिनेट किया, और क्रॉस पॉलिनेट से उसके बाद क्या हुआ, इसने देखा कि ये क्या था, सारे के सारे प्लांट्स जो है वो टाल प्रोड्यूस हुए। तो उसने कहा कि अगर जो है मैंने एक ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ होता है छोटा, और एक टाल प्लांट्स को क्रॉस किया तो इंटरमीडिएट हाइट के प्लांट्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे, ना कि टाल या ड्वार्फ प्लांट्स। तो उसके बाद जो है इन ही प्लांट्स को उसने जो है सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। नेक्स्ट जनरेशन में जब ये ग्रो किए प्लांट्स, तो इससे जो सीड्स प्रोड्यूस हुए उसने फिर से उन प्लांट्स को उस सीड्स को ग्रो किया। और नेक्स्ट जनरेशन में उसने क्या देखा कि सपोज करो कि उसने जो है दो प्लांट्स पहले ग्रो किए, दो प्लांट्स से जो है नेक्स्ट जो प्लांट्स बने वो सारे के सारे टाल थे, लेकिन उससे जो अगली जनरेशन में जो प्लांट्स आए उसमें 3:1 के रेशियो में जो है टाल और ड्वार्फ प्लांट्स आए। मतलब पहली जनरेशन में तो सारे के सारे टाल शो हुए,
और उसके बाद जो है नेक्स्ट जनरेशन में उसने देखा कि उस जनरेशन में क्या हुआ कि टॉल प्लांट्स के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट्स भी प्रोड्यूस हुए। तो मेंडल ने कुछ लॉज जो है इससे कंक्लूड किए। अब उन लॉज के बारे में देखते हैं हम क्या किया उसने। सबसे पहले उसने बताया, मेंडल ने बोला कि जो भी कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के लिए जो है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। मतलब एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर आ गया टालनेस, उसके लिए दो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, अपोजिट वो भी कंट्रास्टिंग फैक्टर्स। ठीक है, कंट्रास्टिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक टाल है और एक ड्वार्फ। ठीक है, अब इस टाल के लिए जो है कन्वीनियंस के लिए इस टाल के लिए हम क्या रखेंगे, क्योंकि इससे जो है हमारा एक्सपेरिमेंट प्रूव हो सकता है। ठीक है, टाल के लिए हम सपोज करें जब उसने बोला कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो पेयर्स में होते हैं। ठीक है, और पेयर्स जो है ये हमारे पास पेयर आ गया। टाल के लिए हमने टीटी यूज किया और ड्वार्फ के लिए हमने स्मॉल टीटी यूज किया। अब उसने पहली बात तो ये बोली कि कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फैक्टर व्हिच ऑकर इन पेयर्स। तो पहला लॉ बन गया लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। ओके, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। इसके बाद उसने क्या बोला कि ये जो है ये फैक्टर्स जो टाल और ड्वार्फ हैं ये आपस में मिलते नहीं हैं। ठीक है, ये जो है क्या होता है कि एक जनरेशन में इन दोनों में से कोई सा एक जो है दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होता है, मतलब एक जो है दूसरे को शो नहीं होने देता है। और इस टाल और ड्वार्फ जो दो फैक्टर्स हैं टालनेस के, इसमें से ड्वार्फ जो है ये डोमिनेंट नहीं है जबकि टाल डोमिनेंट है। और जो वाला अपने आप को शो नहीं कर सकता वो रिसेसिव है। ओके, फिर से पहला बना लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, दूसरा बना लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये मेंडलिज्म की लॉ है। ठीक है, इसके बाद ये तो एक कैरेक्टर को लिया था इसने, दो लॉ बने, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन लॉज को समझेंगे पहले फिर से। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर कहता है कि जो इंफॉर्मेशन जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जो है फैक्टर्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। तब मेंडल ने फैक्टर्स कहा था, लेकिन अब उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। फैक्टर्स आर नाउन एज जीन्स नाउ। फैक्टर्स को अब हम जीन्स कहते हैं। तो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर कहता है कि जो भी कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो ट्रांसमिट होता है एक पेयर ऑफ फैक्टर से, और वो पेयर ऑफ फैक्टर जो है उसके अंदर जो है एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट का मतलब है उन दो फैक्टर्स में से एक अपने आप को शो कर पाता है और एक शो नहीं कर पाता। और लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यही कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि आउट ऑफ टू फैक्टर्स आर out of a pair of factor only one can represent itself। एक ही जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है जबकि दूसरा अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एंड दैट वन which represents itself is known as dominant and that which do not represent itself is known as recessive। ठीक है, तो यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर हो गया। यहां पे क्या किया था, मेंडल ने एक ही कैरेक्टर को लिया था। अब जब उसने नेक्स्ट टाइम पे दो कैरेक्टर्स को साथ में लिया, दो कैरेक्टर्स को साथ में क्या लिया उसने, सपोज करो यहां पे हम सीड को ले लेते हैं। ठीक है, सीड शेप है, दो टाइप के हो सकते हैं, एक राउंड है एक कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ठीक है, राउंड के लिए क्या करेंगे, हम आरआर यूज करेंगे, मतलब जो डोमिनेंट होगा उसके लिए हम कैपिटल में यूज करेंगे, जो रिसेसिव होगा उसके लिए हम जो है स्मॉल लेटर्स में यूज करेंगे। ये डोमिनेंट है इसलिए इसके लिए हम आरआर यूज करेंगे, कैपिटल में मींस राउंड,
और रिंकल को डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, इसी डोमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, स्मॉल में आ रहा है। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या था, दोनों के दोनों जो फैक्टर्स थे वो स्मॉल थे। ठीक है, और ये जो है डोमिनेंट के अंदर दोनों के दोनों फैक्टर्स। दूसरा हमने लिया येलो। ठीक है, इसकी शेप क्या है, येलो है और इसकी है ग्रीन। जब इन दो फैक्टर्स को उसने साथ में लिया तो उसने पहली जनरेशन में तो देखा कि सारे के जो सीड्स थे वो राउंड येलो प्रोड्यूस हुए, राउंड येलो। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये रेशो चेंज हो गया। ये रेशो चेंज होके क्या बना, 9:3:3:1। पहली जनरेशन में कौन सा रेशो मिला था हमें, 3:1 का, मतलब 3 जो थे टाल थे, एक ड्वार्फ था। लेकिन इस जनरेशन में हमें मिला 9:3:3:1 का रेशो। और 9:3:3:1 के रेशो में क्या मिला, 9 ऐसे सीड्स थे सेकंड फिलियर जनरेशन में, 9 ऐसे सीड्स थे जो राउंड भी थे और येलो भी थे, और 3 ऐसे सीड्स थे जो राउंड तो थे पर येलो नहीं थे, वो क्या थे, ग्रीन थे। 3 ऐसे सीड्स थे जो रिंकल्ड थे, राउंड नहीं थे, रिंकल्ड थे लेकिन थे येलो। और फोर्थ में जो है एक ऐसा सीड था जो ग्रीन था और रिंकल्ड था। तो ये जो है, जब हम यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने एक ही फैक्टर को लेके क्रॉस किया, और एक फैक्टर को लेके जब हम क्रॉस करते हैं तो उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहां पे हमने दो फैक्टर्स को लेके क्रॉस किया, तो दो फैक्टर्स को जब लेके हम क्रॉस करते हैं उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, इसके बाद जो है हम पहले, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फिर से एक बार रिपीट करता हूं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे मेंडल ने। प्लांट की हाइट ली, फ्लावर का कलर लिया, फ्लावर की पोजीशन ली, पॉट शेप ली, पॉट कलर लिया, सीड शेप ली और सीड का कलर लिया। ये सारे कैरेक्टर्स जो उसने लिए, इन सारे कैरेक्टर्स के उसने कंट्रास्टिंग फैक्टर्स चूज किए, मतलब अपोजिट, जैसे करके दिन है तो रात है, ठीक है, सुबह है तो शाम है। इसी तरीके से हाइट है, हाइट में दो फैक्टर्स हैं, छोटा है तो बड़ा है, अगर राउंड है तो रिंकल्ड है। तो ये अपोजिट कैरेक्टर्स जो है इसने चूज किए इसमें। तो मोनो हाइब्रिड, अब यहां से इस पूरा जो है मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो है हमने स्टडी किया, उसके अंदर कुछ खास चीजें मिली। ठीक है, क्या चीजें मिली, जिस चीज को मेंडल ने कहा कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, ठीक है, दैट थिंग विच पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ही कॉल्ड इट फैक्टर। उसको क्या कहा मेंडल ने, फैक्टर। बट हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट जीन, वी कॉल इट जीन। हम इसको क्या कहते हैं, हम प्रेजेंट पे इसको जीन कहते हैं। अब दूसरी चीज, मेंडल ने कहा कि फैक्टर्स जो है ये पेयर्स में रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं। अब ये जो पेयर्स में रहते हैं फैक्टर्स, और कंट्रास्टिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। पेयर्स 3 टाइप के बने यहां पे। पहला पेयर क्या बना, पहला पेयर बना कि अगर फैक्टर जो है, जैसे करके ये हमारे पास टाल था, ये टाल, और ये हमारे पास ड्वार्फ था, मतलब ये लंबा प्लांट था, ये छोटा, प्योर टाल। प्योर टाल में क्या है कि दोनों के दोनों फैक्टर्स जो हैं कैपिटल में है टी, ठीक है, डोमिनेंट फॉर्म में है। और ड्वार्फ में क्या है कि दोनों के दोनों जो है क्या कहते हैं, रिसेसिव फॉर्म में है। अब जब पहला इसके बीच में क्रॉस होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जब गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, सेग्रीगेशन एक लॉ है। फिर से यहां पे क्या होता है कि जैसे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, आपने देखा होगा कि सेल डिवीजन 2 टाइप की होती है। सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप, आपने 11th में पढ़ा होगा सेल साइकिल के अंदर कि सेल डिवीजन इज ऑफ सेल डिवाइड्स बाय 2 वेज। नंबर 1 इज माइटोसिस और नंबर 2 इज मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। सपोज करो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं और एक पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो
इनमें जो है अगर जिस ऑर्गेनिज्म में सपोज करो कि 46 क्रोमोसोम है, तो अगर माइटोसिस वाली सेल डिवीजन होगी तो इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, वहां पे 46 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे, वो 23 पेयर्स ही रहेंगे। अब नेक्स्ट हम जाएंगे, जब मियोसिस होता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसी तरीके से ये फैक्टर्स भी हाफ हो जाते हैं। मियोसिस कब होता है, जब गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और गैमेट्स जो है मेल और फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, तो वो जब प्रोड्यूस होते हैं तब मियोसिस होता है। वहां पे जब गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, सपोज करो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास प्योर टाल, इसके अंदर पेयर्ड फैक्टर के अंदर दोनों के दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स हैं एक हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो यहां पे जैसे इससे गैमेट प्रोड्यूस होंगे तो एक गैमेट में ये जाएगा और एक गैमेट में ये जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से सपोज करो ये मेल, यहां से इसका मेल, इसका हमने क्या किया था, स्टिग्मा की बैगिंग की थी, ठीक है, या काट दिया था, और यहां से इसके एंथर से हमने इसके ऊपर ट्रांसफर किया, तो ये मेल है। इस मेल का जो है एक सिंगल हमारे पास ये फैक्टर आया। अब फीमेल जो है, फीमेल से भी एक ही कैरेक्टर आएगा इन दोनों में से, तो एक गैमेट में जो है एक एक्सेल में ये होगा, दूसरे एक्सेल में ये होगा। अब चाहे ये फ्यूज हो चाहे ये फ्यूज हो, ये सिमिलर है, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। ये एक एक गैमेट फ्यूज होगा तो बनेगा जाइगोट फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा अगर तो समझ आ जाएगा। यहां पे हमारे पास जो है टाल प्लांट का गैमेट फ्यूज हुआ ड्वार्फ प्लांट के गैमेट के साथ, टाल प्लांट का मेल गैमेट फ्यूज हुआ ड्वार्फ प्लांट के मेल गैमेट के साथ। तो हमारे पास क्या बना, अब नेक्स्ट पेयर जो है, अगला जो प्लांट प्रोड्यूस होगा उसके सेल्स में हाइट के लिए क्या रिस्पॉन्स, कैसा हमारे पास कैरेक्टर्स होगा, इसके अंदर जो है एक हमारे पास जो है टालनेस वाला और एक ड्वार्फनेस वाला, ठीक है। तो यहां पे जो है आपने देखा कि यहां पे इस जनरेशन को मेंडल ने जब ऑब्जर्व किया था तो इसने देखा कि हालांकि इसके अंदर जो है दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक ड्वार्फ से है एक टाल से है, लेकिन ये सारे के सारे प्लांट्स टाल थे। तो इसलिए इसने कहा यहां पे कि दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव, ये डोमिनेंट है इसलिए इसको शो होने नहीं दे रहा, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम जीन्स की, जो भी ये फैक्टर्स जो पेयर्स में रहते हैं ये कंट्रास्टिंग हो सकते हैं, और अगर ये कंट्रास्टिंग होंगे इनको कहते हैं एलील्स, ठीक है। एलील्स ऐसे पेयर होते हैं जीन के जो एक दूसरे से डिफरेंट हो। सपोज करो आपने ह्यूमन ब्लड ग्रुप को देखा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में जो है आपको तीन टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। आप मान लो कि फिलहाल ए और बी है, ए और बी में क्या होगा कि एक में दोनों के दोनों ए होंगे, ठीक है, दूसरे में बी और बी होगा, ठीक है। जब ये फ्यूज होंगे, जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो ये ए बी बनेगा, ब्लड ग्रुप क्या बनेगा हमारे पास, ए बी, और ए बी ब्लड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे थे कि मेंडल्स के इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या मिला। पहला मिला हमें फैक्टर्स जिसको हम जीन्स कहते हैं, और वो कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, वो जीन्स जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हों, ठीक है, और पेयर्स में रह सकें, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एलील्स। दो चीजें होगी। तीसरा चीज हमने ये देखा कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे एक पता चला कि जो है फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में रहते हैं, जिससे बनता है लॉ ऑफ पेयर फैक्टर। दूसरा पता चला हमें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या, कि उन दोनों में से एक डोमिनेंट होता है उन जीन्स में से, और या उन फैक्टर्स में से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। और तीसरा हमें पता चला कि ये गैमेट्स, ये जो जीन्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, एक दूसरे से अलग कब होते हैं, ये मियोसिस के टाइप पे अलग होते हैं, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब नेक्स्ट में देखा जाए, अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर को हम कंसीडर करते हैं, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं,
डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा मेंडल ने? 9:3:3:1, ठीक है। इस रेशो में क्या देखा उसने? हमने लिए थे रॉन्ड येलो, ठीक है ना, क्योंकि येलो भी एक करेक्टर है इसलिए इसके लिए 2 YY पेयर्स में रहते हैं हमेशा। इसके बाद राउंड है तो हमारे पास ये आ गया रिंकल्ड और ये आ गया ग्रीन। जब इसने इनको फ्यूज किया तो उसने देखा कि हमारे पास राउंड येलो एक चीज, दूसरा हमारे पास क्या मिला? राउंड ग्रीन, तीसरा हमारे पास क्या मिला? रिंकल्ड येलो, और चौथा हमारे पास मिला रिंकल्ड ग्रीन। इन 4 टाइप के क्या मिले हमारे पास? प्लांट्स मिले। इससे यह पता चलता है कि जो रॉन्ड जो है ये येलो के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ये रॉन्ड जो है वो ग्रीन के साथ भी जा सकता है, या रिंकल्ड जो है वो ग्रीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये एक नेक्स्ट लॉ बन जाता है मेंडलिज्म का, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 4 लॉज जो हैं ये मेंडलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जो आपका चैप्टर आता है इसमें हम इसी के बारे में स्टडी करते हैं। मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट के ऊपर किया, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, उसने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, उनके अपोजिट जो है कंट्रास्टिंग लिए, वो भी कंट्रास्टिंग मींस अपोजिट, ठीक है। अगर एक राउंड है दूसरा रिंकल्ड है, अगर एक टाल है दूसरा जो है ड्वार्फ है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जब मेंडल ने लिए तो इससे जो है ये 4 लॉज जो बने। एक बार इन लॉज को फिर से पढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंटली तो प्रूव करके भी देखने की कोशिश करेंगे। पहला है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर का मतलब है कि सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कैरेक्टर हमने टालनेस लिया, ठीक है, टालनेस लिया, इसके लिए हमारे पास अपोजिट कैरेक्टर्स क्या, कंट्रास्टिंग कौन कौन से कैरेक्टर है? टालनेस के लिए हमारे पास है टाल और ड्वार्फ। टालनेस भी कहेंगे, इसको हाइट कह सकते हैं, प्लांट की हाइट। तो टाल और ड्वार्फ। टाल में हमने क्या लिया कि टाल के लिए हम है पेयर्स में लेंगे, ठीक है, प्योर है। इसको होमोजाइगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजाइगस, जिसमें सिमिलर टाइप के गैमेट्स हों, ये सॉरी फैक्टर्स हों, उसको होमोजाइगस कहते हैं, ठीक है, होमोजाइगस। और जिसमें डिफरेंट टाइप के हों उसको हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस के अंदर क्या था कि दोनों के दोनों जो हैं सिमिलर है फैक्टर्स, और ड्वार्फ के अंदर भी सिमिलर है क्योंकि प्योर लाइन है, इसको प्योर लाइन भी कहते हैं कि जिसके अंदर सिमिलर हो। अब दूसरा ये तो आ गया है कि पेयर्स में होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब हम इनको क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। जब हम क्रॉस करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्रॉस करने के लिए हमें सबसे पहले इनको गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो गैमेट्स, इस टाल के गैमेट्स बनेंगे, एक ये गैमेट बनेगा और ये गैमेट बनेगा, और इस ड्वार्फ का ये गैमेट बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। अब जब हम इनसे जो जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे, पहले उसको कहेंगे F1 जनरेशन, और F1 में क्या होगा? F1 जनरेशन में होगा क्या? देखो, ये फ्यूज होगा ये इसके साथ तो बनेगा TT, ठीक है, ये इसके साथ फ्यूज होगा तो बनेगा TT, फिर ये इसके साथ फ्यूज होगा तो बनेगा TT, और ये इसके साथ फ्यूज होगा तो बनेगा। मतलब आप देखोगे कि सारे के सारे सेम बने, लेकिन इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो चेंज हो गए। चेंज कैसे हुए? पहले प्योर लाइन थे, अगर कैपिटल था कैपिटल, स्मॉल था स्मॉल, लेकिन यहां पे चेंज हो गया। लेकिन इसके अंदर अगर देखें हम तो ये सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो क्या थे? टॉल। टाल और ड्वार्फ को जब हमने क्रॉस किया तो टॉल थे सारे के सारे, ठीक है। अब इनसे हम, क्योंकि ये सारे सिमिलर काइंड के हैं, अब इनसे हम क्या लेंगे? और गैमेट्स बनाएंगे, किसी 2 के बनाएंगे।
तो सेम गैमेट बनेंगे, एक ये बनेगा इसका। सपोज करो ये और ये उठा लिया हमने, ये और ये उठा लिया हमने दो, तो हम इनको ऊपर जब इनसे गैमेट बनाएंगे तो ये बनेगा एक ऐसा, एक यहाँ पे, तो इसके साथ ही इस साइड से भी बनेगा एक टी, एक स्मॉल टी, ठीक है। जब इनको हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, ये बड़ा कैपिटल टी, ये कैपिटल स्मॉल टी, ये आ गया स्मॉल टी कैपिटल टी, और ये हमारे पास आ गया स्मॉल टी स्मॉल टी। आप देखोगे कि एक बिल्कुल कैसा प्रोड्यूस हुआ, ड्वार्फ हुआ, एक प्योर ड्वार्फ हुआ, एक प्योर टाल हुआ, जबकि दो जो थे हमारे पास, दो जो थे सेम F1 जनरेशन की टाइप, ये F1 है और ये F2 है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये टाल क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इस ये वाला जो फैक्टर है टालनेस वाला, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस के। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि जैसे हम नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाने से पहले पेयर फैक्टर्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सेग्रीगेट का मतलब है अलग। द फैक्टर्स सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ meiosis, and when meiosis occurs at the time of फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो इसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कहता है कि जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हम लें, मतलब हमने दो कैरेक्टर्स लिए थे, एक तो लिया था हमने रॉन्ड रिंकल, दूसरा रॉन्ड और रिंकल लिया एक कैरेक्टर, दूसरा लिया हमने येलो और ग्रीन सीड्स की केस में। तो उन दोनों को जब हम फ्यूज करेंगे तो वो जो है एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं करते, बट दैट आर सेपरेटेड। थोड़ा सा इनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे फिर से, ठीक है। हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग्स, एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कम टू variations are the differences among parents and their generations and among siblings, ठीक है। और यहां पे एक ही ऑर्गेनिज्म, अब वेरिएशंस का रीजन क्या है, वेरिएशंस के रीजन के लिए हमें जो है आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमें समझ आएगा जब मियोसिस होगा, या अगर मियोसिस आपने अच्छे से पढ़ा होगा तब आपको वेरिएशंस का अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के टाइम पे जो है, जो अपना प्रोफेस है, ठीक है, उसके अंदर कुछ स्टेजेस पढ़ी होंगी आपने, डिप्लोटीन, पैचिटीन, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ये सारी स्टेजेस अगर आपने पढ़ी होंगी तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा कि वेरिएशंस का रीजन क्या है, ठीक है। जिस वक्त डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्ट होता है, सॉरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं बल्कि रेप्लिकेट होता है, उस टाइम पे जो है ये सारी वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। तो यहां पे 4 लॉज आ गए, मेंडलिज्म आ गया, मेंडलिज्म में एक्सपेरिमेंट, और लॉज में आपका लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। एक चीज खास ध्यान रखने की ये है कि जो डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर सपोज टाल है, उसके पहले कैरेक्टर को लेके ही हम जो है उसको डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे टाल था, ड्वार्फ के लिए हम ड्वार्फ के लिए डी यूज नहीं करते, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि इसके ये अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। इसीलिए ड्वार्फ की जगह डी नहीं लेते हम, इसकी जगह क्या लेते हैं, स्मॉल टी लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनर है। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे जो जेनेटिक्स के जो मेंडलिज्म से जो डेविएशंस हैं, जैसे करके आप देखोगे कि मल्टीपल एलील्स हैं, फिर इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टॉपिक में